अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है, लेकिन अब पूरा मिडिल ईस्ट ही इसकी चपेट में आ चुका है। खामनेई मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी है, बल्कि अब उसने अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करने वाले हर खाड़ी देश को अपना दुश्मन मान लिया है और सब पर हमले कर रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को अप्रत्याशित परिणाम वाली धमकियां दे ही चुके हैं। इजराइल लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है, तो आज ईरान ने भी तेल अवीव में नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा कर डाला है। युद्ध में हथियारों के साथ साथ सच्ची झूठी खबरें भी उसी गति से चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया भर के शेयर बाजार हिले हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है और आगे इसके और भड़कने की आशंका है। भारत के लिए कच्चा तेल और उसका भाव दोनों बेहद अहम है। साथ ही साथ भारत की चिंता लाखों प्रवासियों को लेकर भी है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में रहते हैं और काम करते हैं। जो इस वक्त ये लड़ाई जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, वहां से क्या शांति और सुलह का कोई रास्ता बाकी रह गया है, या अब ये आर पार की लड़ाई ही होगी? अगर आर पार होना ही है तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा और उस अंतिम परिणाम का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमानों का पैनल है। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईरान में भारत के राजदूत रहे डिप्लोमेट डीपी श्रीवास्तव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे पहलू हैं इस चर्चा के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भारत के लिहाज से देखनी पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी अपुष्ट हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में उनमें क्लैरिटी आए। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध की आग में जल रहा है। तो शुरू करें उससे पहले लक्ष्मण जी एक मोटा मोटा समअप इसका समझ लेते हैं कि अभी तक इस पूरी लड़ाई में हुआ क्या है। देखिए, इस पूरी लड़ाई में अभी तक ये था कि कल के बाद ये देखा जा रहा था कि कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, लेकिन जिस तरीके से ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और ईरान ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इजराइल के नेतन्याहू के कार्यालय पे हमने हमला कर दिया है, जो उनके खाड़ी के देश हैं उनके जगह जगहों पे हमला किया जा रहा है। और दोनों तरफ से जो चेतावनी दी गई थी, उसके बाद पिछले 12 घंटे से बड़ा ये असमंजस की स्थिति थी कि आखिर ऐसा कौन सा हथियार इस्तेमाल करने वाला है। जिस तरीके से ईरान की तरफ से धमकी दी गई कि हम ऐसा स्थिति कर देंगे कि वो लोग रहम की भीख मांगेंगे, फिर उसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया। उसके बाद से लगातार ये अटकल चला था कुछ बड़ा होने वाला है, हालांकि वैसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और उधर की तरफ से भी हमले लगातार यहाँ पे जारी है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से बयान की अपेक्षा की जाती है। भारत सरकार क्या कहता है? बहुत ही संतुलित बयान आया प्रधानमंत्री मोदी का कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे लिए बेहद चिंता की बात है। इजराइल के नेता से प्रधानमंत्री ने बातचीत की और किसी एक का पक्ष लेने से यहाँ पे बचते हुए दिखे। एक कूटनीति का एक बड़ा ही अहम हिस्सा था और घरेलू स्तर पर भारतीयों को इन क्षेत्रों में जो रहते हैं उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि खाड़ी क्षेत्रों में जो भारतीय रह रहे हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके या सुरक्षित उनको रखा जा सके। और दूसरा जो आर्थिक पहलू है, जो शिपिंग सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर है, उनके साथ लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और अगले 24 घंटे तक चलेगा, ताकि उन लोगों को देखा जाए कैसे इसको मैनेज किया जाए, शिपिंग की कीमतें ना बढ़े, कैसे एक्सपोर्टर्स को दिक्कतें ना हो और लॉन्ग टर्म में ये वॉर खींचेगा, इसकी उम्मीद शायद सरकार भी नहीं कर रही है। तो तैयारी भी वैसे ही चल रहा है कि अगले 1 आध हफ्ते तक किस तरह से मैनेज करना है। जी, तो ये था युद्ध का अब तक का लेखा जोखा और उसके क्या अलग अलग इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब कुछ। डीपी श्रीवास्तव साहब, आप ईरान में भारत के राजदूत रह चुके हैं और ज़मीनी स्तर पर ईरान की राजनीति को भी समझते हैं, उसकी रणनीति को भी समझते हैं। अब जिस मोड़ पर ईरान आके खड़ा हुआ है कि उसके सर्वोच्च नेता को मारा जा चुका है, हालांकि उसने फिर से जो एक अगला नेतृत्व वो खड़ा कर दिया, कई उसके और दूसरे बड़े नेता या आर्मी प्रमुख मारे गए हैं। क्या ईरान को यहां से लगता है कि कोई बातचीत, क्योंकि ट्रंप साहब ने एक बार फिर न्योता दिया कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईरान ने बात नहीं मानी है,
क्या उनकी ये समझ में आ चुका है कि बातचीत वाला मामला कहीं पहुंचता नहीं है? पहले भी 2 बार बातचीत हुई लेकिन नतीजा तो कुछ और ही निकला, तो अब वो भी आर पार की लड़ाई में उतर चुका है, नतीजे की शायद उसको उतनी चिंता अब रह नहीं गई। आपने ठीक कहा। 2 बार, पिछले जून में और इस बार नेगोशिएशंस के बीच में ईरान पे हमला किया गया। पिछले जून में इज़राइल ने हमला किया था, इस बार इज़राइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर हमला किया, जबकि बातचीत अमेरिका से चल रही थी। और हमले के एक दिन पहले ओमान के विदेश मंत्री, जो मध्यस्थता का रोल अदा कर रहे थे, उन्होंने कहा था जी, लगता है श्रीवास्तव साहब के साथ हमारा कनेक्शन थोड़ा वीक हुआ है, उसको दोबारा हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस बीच स्वर्ण सिंह जी, क्या आपको लगता है कि कोई बातचीत का रास्ता बचा है इस मामले में? अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर अब तो ईरान की तरफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जाके उनका तो सब कुछ अब तहस-नहस कर दिया है, बहुत बड़ी क्षति पहुंचा दी है। क्या वो अब बातचीत में कोई सार देख भी रहे हैं? जिस तरह से चीजें बदली हैं अचानक, लगातार उनकी जनेवा में बातचीत हो रही थी और दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। और बहरीन जो मध्यस्थता करा रहे थे, वो विदेश मंत्री तो कह रहे थे कि अभी डील होने ही वाली है। तो उसके बाद अचानक इस तरह से स्ट्राइक्स हो गई, उसके बाद हजारों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं। तो क्या अब फिर से बातचीत का कोई संभावना बनती है या नहीं बनती है? राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। आपने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से कुछ ऐसा संकेत आया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं, पर कभी वो उसमें कह रहे हैं कि वो उनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बात कह रहा हूँ, और कभी ये कह रहे हैं कि हाँ, बात कर सकते हैं उनके साथ। ईरान की तरफ से फिलहाल उसका कोई औपचारिक रूप से कोई उसका जवाब इस तरह का नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि बातचीत के आसार ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकते, पर फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि कोई बातचीत होने की संभावना इस वक्त है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार तीसरा दिन आज हो गया, लगातार एक दूसरे को जो है मिसाइल स्ट्राइक हो रही हैं, ड्रोन स्ट्राइक हो रहे हैं। आईआरजीसी ने अभी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला किया है। और दूसरी तरफ जो रेड क्रिसेंट है ईरान में, वो कह रहे हैं कि 131 शहरों में ईरान के हमले हो चुके हैं, 555 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो फिलहाल एस्केलेशन भी थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, पर शांति वार्ता होगी उसकी तरफ फिलहाल कोई संकेत नहीं मुझे लगता है। हालांकि दूसरे देश जो हैं, भारत ने भी लगातार यही कोशिश की है। जहां जहां जिन जिन विदेश मंत्रियों से भारत के विदेश मंत्री की बात हुई, जब प्रधानमंत्री ने खुद जो बात कही है, यही कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने बात की प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, तो यही कहा कि बातचीत से युद्ध विराम की कोशिश होनी चाहिए। जो आम जनता की उनको चिंता है, इस बात को लेकर सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां हैं। करीब 90 लाख के आसपास भारतीय लोग इस पूरे क्षेत्र में हैं। और कुछ भारतीय, ऐसा जानने में आया कि हताहत भी हुए हैं, चाहे वो यूएई में हो या फिर वो जो ऑयल टैंकर जिस पर स्ट्राइक हुई कल, उसमें उनके क्रू में 20 लोगों में 15 भारतीय हैं। और जो दूसरी तरह से जो स्ट्रैंडेड है, एक तरह से जो टूरिस्ट की तरह, जो छोटे अरसे के लिए जो गए थे कोई लोग वहां, वो फंसे हुए हैं बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर। तो भारत को अपने राष्ट्र हितों को लेकर भी मुझे लगता है बहुत चिंता है इसको लेकर। पर क्या भारत की आवाज से कोई बातचीत शुरू होगी, मुझे फिलहाल लगता नहीं है, क्योंकि किसी तरफ से भी कोई खास औपचारिक तौर से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो। और युद्ध विराम किन शर्तों पे होगा, ये भी बात अलग है कि क्या वो जो उनके उद्देश्य थे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्राइक है वो पहले इजराइल और यूएस की तरफ से हुई है। तो कानूनी तौर पे यदि एग्रेसर स्टेट किसको कहेंगे, तो वो तो इजराइल और यूएस हैं। और उनके युद्ध के जो उद्देश्य थे, क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए, तो वो भी अभी साफ नहीं है। मोटे तौर वो कहते हैं, इजराइल कहता है कि हमारे लिए जो ईरान है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। कुछ लोग उसको ऐसे मानते हैं कि 1000 किलोमीटर से लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल ईरान के पास नहीं होने चाहिए, ये सुरक्षा तय करेगा इसराइल की। पर क्या इस तरह से मिलिट्री स्ट्राइक करने से ये हो जाएगा? उसके लिए तो बातचीत करनी पड़ेगी।
और अमेरिका का जो कोशिश थी रिजीम चेंज की, क्या वो इसको मान ले कि रिजीम चेंज हो गई अली खुमानी जाने के बाद? उन्होंने तो नए नेता, नए लोगों को सामने खड़ा कर दिया है कि अब ये इंचार्ज आईआरजीसी के कमांडर ये होंगे। भविष्य में कोई सुप्रीम लीडर कौन बनेंगे? तो ये जी। चीज़ें बिल्कुल साफ़ ही नहीं हैं, इसलिए लगता है कि लगातार स्ट्राइक्स ये चलती रहेंगी कुछ दिनों तक और अभी तक। बिल्कुल। तो डॉक्टर नरेश जी, जो अभी स्वर्ण सिंह जी ने इसको जहां छोड़ा कि मेन उद्देश्य तो ये था कि ईरान की रिजीम चेंज की जाए। अब अगर मान लीजिए आपने वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया है और एक बड़ी लाइन ऑफ जो अ, अधिकारियों की थी या नेताओं की थी उनको भी फर्स्ट लाइन को आपने खत्म कर दिया है, लेकिन उनकी जगह तो उनके सक्सेसर्स आ गए हैं। तो क्या ये तो अमेरिका नहीं चाह रहा था? ये तो बात फिर भी वही हो जाएगी, अगर वो बातचीत करने के लिए तैयार हो भी गए तो रिजीम तो नहीं बदली इसमें टेक्निकली। एंड सेकेंडली, क्या बातचीत करना फिर से वो टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी है? क्योंकि दोनों बार पिछली बार जब जब बातचीत की बात आई उसी बातचीत के दौरान हमले हो गए। तो क्या ये माने कि ये जो बातचीत है ये कहीं पहुंचेगी भी, या फिर एक टाइम बाय किया जा रहा है? असली उद्देश्य तो ये कि पूरी तरीके से इसको खत्म किया जाए। जैसे जैसे आपको और जानकारियां मिलती जाएंगी आप अटैक को आगे डीप करते जाएंगे और पेनिट्रेट करते जाएंगे, और पूरी तरह से रिजीम को हटाना ही आपका पर्पस है, बीच में किसी और चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा विपिन जी, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी जब इजराइल ने हमला किया था ईरान पर और उसके बाद अमेरिका ने उसका साथ दिया था, उस समय भी बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान ही ईरान पर उन्होंने हमला किया था और इस बार भी यही हो रहा था, बातचीत हो रही थी। और ओमान जो कि उनका एक मीडिएटर था दोनों पार्टियों का, अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी, ओमान के विदेश मंत्री ने तो कहा था बड़ी क्लियरली कि वहां बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, हम काफी उसमें सफलता हासिल कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने यह हमला किया, तो जाहिर है कि उनका उद्देश्य इस न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह करना नहीं था। वो तो उनके विचार से, ट्रंप के हिसाब से, वो पहले ही नेस्तनाबूद कर चुके थे पिछले साल। तो अगर वो नेस्तनाबूद कर चुके थे तो अब बातचीत क्या कर रहे थे, और अब वो क्यों क्या हमला करना चाहते थे? तो जाहिर है कि वो दरअसल इनका रिजीम बदलना चाहते थे। और उनको ये लगता था कि पहले दिन जिस तरह से उन्होंने खामिनेई को मारा, और उसके साथ साथ कोई बहुत ही उन्होंने कोई दर्जनों उनके बड़े नेताओं को, जिसमें रक्षा मंत्री, जिसमें उनके जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उसके कमांडर और सुरक्षा परिषद के उनके अध्यक्ष, उन सबको उन्होंने मार दिया। तो उनको लगता था कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया था कि आपने एक तरह से डिकैपिटेट कर दिया रिजीम को, वो उन्होंने सोचा था कि यहां भी करने के बाद में सब गिर जाएगा। और उनका इशारा तो यही था कि, और आज भी उन्होंने ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में यही कहा कि वो तो वेनेजुएला जैसा ही हाल यहां देखना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए कि वेनेजुएला से कई गुना बड़ा देश ईरान है। इसके अलावा ईरान में एक स्ट्रक्चर है जो खामेनेई ने स्थापित किया था पिछले 44 सालों में। जब से बने थे वो नेता, प्रधानमंत्री पहले बने थे, और उसके बाद में जब वो 1989 में जो सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने एक कई लेयर्स इसके इस्लामिक रिवॉल्यूशन के किए थे। और उन्होंने इसके अलावा और बहुत सारी चीजें की थी, जिसमें उन्होंने ये ग्रुप अपने तैयार किए थे, जिसमें जो हूथी हैं, जिसमें आपके हमास को वो मदद दे रहे थे, हिजबुल्लाह है, इसी तरह से सीरिया में वो मदद कर रहे थे। तो उनको लगता था कि ये इनके बचाव में आएंगे। इजराइल को लगता था कि 2 साल में हमने इन सब गुटों को करीब करीब खत्म कर दिया है, तो इजराइल का जो ईरान का रिजीम पहले ही दिन बैठ जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि इन्होंने काफी पहले से तैयारी इसकी की हुई थी। तो ये हुआ है कि को दरअसल वो उल्टा हुआ है। उनको ये लगता था कि खमीनेई के बाद में वहां ईरान के जो दूसरे नेता आत्मसमर्पण करेंगे, या वहां लोगों में एक उत्साह आएगा और बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ज्यादातर लोग तो खमेनेई के शोक में हैं, और वहां गुस्सा है लोगों में, एक एका आ गया है कि उनको लगा कि आप किस तरह से आप कर रहे हैं ये। जी। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि दोनों, कोई इनका पर्पस, कोई हम्म। इसका, ना तो इनके पास में ट्रंप ने कोई औचित्य इसका साबित नहीं किया, ना उन्होंने
अमेरिका की जनता के सामने ये सिद्ध किया कि अब ये क्यों हमला कर रहे हैं, ना ही वो अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने किया। तो दरअसल ये हुआ है कि पूरा जो मुस्लिम ममालिक है, जो मुस्लिम देश हैं, वो इससे काफ़ी नाराज़ हैं। बावजूद इसके कि ईरान उन देशों पर हमले कर रहा है, खाड़ी के देशों में, इसके बावजूद वहाँ पर गुस्सा ईरान को लेकर नहीं है, वहाँ अमेरिका और इज़राइल के बीच में है, को लेकर है। इसलिए जो है बहुत बड़े संकट में मुझे लगता है ये अमेरिका भी इस समय फंस गया। ईरान तो देखिए ये बहुत समय तक तो नहीं ठहर पाएगा। बिल्कुल, ये ये बात भी दीगर है कि ईरान का अमेरिका और इज़राइल की ताकत के आगे ठहरना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में ले लिया, हालांकि वो सिंबॉलिक हमले ज़्यादा हैं, 2-2, 3-3 मिसाइलें या वो ड्रोन से अभी-अभी ऐसा भी नहीं है कि आउटरीच उसने पूरी खलबली मचा दी और ये सारे देश जल उठे हों। लेकिन हाँ, एक के बाद एक हो रहे हैं। अब तो सऊदी पे भी गिरा और उनकी रिफाइनरी पे गिरा है उनका ड्रोन और उनका मिसाइल। तो धीरे-धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तनेजा साहब, क्या ये एंटिसिपेशन में नहीं था कि इस तरीके से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को कैप्चर कर लेगा? यहां पर इजराइल और अमेरिका दोनों सरप्राइज्ड हैं, या फिर ये भी चीज थी, उसके स्केल का अंदाजा नहीं था? क्योंकि पिछली बार तो जब युद्ध हुआ था जून में पिछले साल, तो नुकसान 99% ही जो था वो इजराइल को हुआ था। इस बार तो आपने 2 वॉरशिप खड़े करके इजराइल को बचा लिया, लेकिन ये सारे देश उसकी जद में आ गए। तो क्या यहां पर अमेरिका और इजराइल खुद को थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? अगर वो और ज्यादा फायर पावर करते हैं तो हो सकता है आउटराइट आके ईरान हमले करना शुरू कर दे और पूरा मिडिल ईस्ट और बुरी तरह से इससे हिट हो। नहीं, देखिए, जो अभी तक आज जो देखने को मिला है सुबह से, जिस तरह से सऊदी अरामको की रिफाइनरी पे हमला हुआ, वो छोटी रिफाइनरी है, मैं कई दफे वहां गया हूँ। उसको शट डाउन फिलहाल कर दिया गया है और उसमें से व्हाइट स्मोक निकला है। व्हाइट स्मोक का मतलब यह है कि जो तेल है वो ज्यादा नहीं जला है वहां पे, अन्य चीजें जो है वो ज्यादा जली हैं। लेकिन हमले वो कर रहे हैं तो ईरान का ये सारा कुछ दिख रहा है हमको। जहां तक उन्होंने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय पर हमला किया है, इसराइल ने तो उसका अभी तक खंडन किया है। अब ये इस जब युद्ध होता है तो तरह-तरह की बातें भी आती है, प्रोपेगेंडा वॉर की भी अपनी अहमियत होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो आज जो देखने को मिला है, ये तो दिखेगा, अभी आने वाले 4, 5, 6 दिन दिखेगा। अगर अगर अमेरिका और इज़राइल अपने एजेंडा पे कायम रहते हैं, जो उनका एजेंडा सत्ता परिवर्तन का है, रिजीम चेंज का है, तो वो ये सब तो वहाँ पे दिखेगा। लेकिन जो चिंता का विषय कम से कम मेरे को जब ज़्यादा होगा, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, उसको वो बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर वो वहां अपने नेवल शिप्स भेजते हैं या वहां पे जो है वो माइंस बिछा देते हैं और जो मूवमेंट है उसको रोकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज तक इतिहास में कभी बंद नहीं हुई है। अगर वो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है अमेरिका रिटेलिएट करेगा। सऊदी अराम को भी बीच में कूदेगा, सऊदी अरेबिया, और वो भी उसको जो है रोकने की कोशिश करेगा। अगर जब तक ये नहीं होता, दूसरा जो बड़ा अहम चीज है, अगर ईरान वास्तव में चाहता है कि इसको एस्केलेट करे और एस्केलेट ऐसे करते कि पूरे मध्य पूर्व जो है उसमें आग लग जाए, उसके लिए जैसे कि अटकलें आज सुबह से लगाई जा रही हैं, क्या ईरान ऐसा करेगा? वो ये कि वो अपनी फौज को कुवैत में भेज दे। और कुवैत से वहां से फौज जाना आसान है, एक छोटा सा टिप है सदर्न इराक में, वहां से, और उनको वो रास्ता भी पता है अच्छी तरह, ईरान जानता है उसको। तो क्या अगर ऐसा कुछ होता है कि जिसको बोलते हैं बूट ऑन द ग्राउंड, जो ईरानियन जो सेना है वो कुवैत में पहुंच जाए, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की है, और अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि युद्ध जो है वो अब बढ़ गया। अब उसको काबू करना मुश्किल होगा। अगर कुवैत में ईरान की सेना पहुंच जाती है तो अमेरिका को वहां उतरना पड़ेगा, और अमेरिका के जो साथ के देश हैं उनको उतरना पड़ेगा, अमेरिका को बूट ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे। ऐसा होता है तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल जो है विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद नहीं किया गया, ना बंद करने का हमारा कोई इरादा है। अटकलें सुबह से चल रही हैं कि शायद कुवैत पे ये कुछ ना कर दें, लेकिन इस तरह का कोई मूवमेंट अभी नजर नहीं आया। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है ये वही है, उसका थोड़ा सा जो है विस्तृत हमने नक्शा देख रहे हैं। और आने वाले 4, 5, 6 दिन जो भी अमेरिका इजराइल का एजेंडा है, ये जो बातें थी कि ओमान में बात हो रही थी, वो तो न्यूक्लियर की बात हो रही थी। ये न्यूक्लियर पे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो सीधा सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट करा है कि तो रिजीम चेंज चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगी, वो कहते हैं ऐसे हालात पैदा कर दो। आपने जैसे कहा वहां तमाम शहरों पे हमले हुए हैं, उसका मतलब क्या है कि पूरे ईरान में जमीन पे ऐसे हालात पैदा कर दो, खलबली पैदा कर दो, तहस नहस कर दो, जिससे जनता जो वहां रिजीम है उसको चेंज हो जाए। अब वहां सब ठीक है, उनके जो सुप्रीम लीडर चले गए, दूसरे लोग आए, लेकिन वो बात नहीं है। कुल मिलाकर के उनको लगता है कि शायद जो बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी गई है,
लेकिन जैसे मैंने कहा, जब युद्ध में आप जाते हैं, आपके इरादे कुछ होते हैं, आपके प्लान कुछ होते हैं। जब युद्ध शुरू हो जाता है तो वो क्या दिशा लेता है, कहाँ कोई चिंगारी बहुत बड़ा विस्फोट कर देती है और कहाँ स्थिति बेकाबू हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर जी, देखिए, तमाम और ये कहना बड़ा मुश्किल है। राइट। कहना मुश्किल है कुछ चीजों में, और क्या अमेरिका और इजराइल के पास इतनी जो ताकत है वो इसे आउटराइटली खत्म नहीं कर सकते 24 घंटे के अंदर? तो अच्छा, कमर आगा साहब आ गए हैं, मुझे बताया जा रहा है, तो ये एक सवाल उनसे ले लेते हैं। कमर साहब, तो बात ये हो रही है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी चपेट में आ गया, अमेरिका और इजराइल का अपना एक लक्ष्य है डैमेज करने में। ईरान भी पीछे नहीं है, जितनी उसकी कैपेसिटी वो कर रहा है, लेकिन अगर ये आउटराइट दोनों उतर जाते हैं आमने सामने, तो कितनी देर टिक सकता है ईरान उनके सामने? क्या अमेरिका और इजराइल चाहें तो 24 से 48 घंटे के अंदर पूरे ईरान को अपने कब्जे में नहीं ले सकते, दोनों साथ मिलके जाएं, या इतना आसान नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा। कई बातें हैं। अमेरिकन आर्मी जो है वो स्वयं लड़ने पे नहीं तैयार, मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर वो जाने पे नहीं तैयार हैं। इसराइल की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी बड़ी आर्मी नहीं है। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि युद्ध को ख़त्म मत होने दो, वो तैयार है मरने के लिए। और वो उन्हीं ने, उनका कहना ये है कि पूरे क्षेत्र में, पहले ही कह दिया था उन्हीं ने कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं उन पर अटैक करेंगे। और ये बड़ी सोची समझी मैं समझता हूँ रणनीति है। अटैक से हो रहा है कि सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब की इकनॉमी पे इतना बुरा असर पड़ रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी तो एयरपोर्ट बंद है। अगर मैं समझता हूँ एक हफ़्ता ये युद्ध चल गया तो वहाँ पे एक्सोडस हो जाएगा, और सारा ये देश जितने भी हैं बाहर से जो वर्कर आते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान ये कह रहा है कि हम तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करेंगे। तेल की सप्लाई के लिए वो लगातार गल्फ़ ऑफ हॉर्मूज़ को नहीं बंद करने का उनका इतना ऐसा प्लान नज़र आता। वो मुश्किल काम है। उससे पहले ही वो जहाँ से तेल निकल रहा है उन ठिकानों पे अटैक कर सकते हैं। और करने सुना है कि आरामको पे आज किसने किया ये तो नहीं पता, उन्हीं ने किया है या हूती ने किया है। यूएई पे भी अटैक हुआ है ऑयल पे ऊपर लेके, और एक ओमान के पास किसी ऑयल टैंकर पे भी अटैक हुआ है। तो इस तरह से वो कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ी ताकतें हैं, इनसे लड़ना है हमें, एक ही तरीका है लंबी लड़ाई। और वो ये भी जानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अमेरिकन इकनॉमी और इजरायली इकनॉमी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ये लोग लंबी लड़ाई लड़ सकें। ट्रम्प साहब स्वयं कहते हैं कि हम 4 से 6 दिन के अंदर अमेरिका को ध्वस्त कर देंगे और चले आएंगे। अरे इससे ऐसे काम नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो वियतनाम में आज तक अमेरिका बैठे होते, अफ़गानिस्तान में 22 साल लड़ा। ईरान तो बहुत शक्तिशाली देश है। ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और इनकी जो सारी कैलकुलेशन है वो गलत है। ईरान जो है वो सरेंडर नहीं करेगा, वो लड़ेगा। और आईआरजी जो उनकी रिवोल्यूशनरी फोर्स है उसमें इतने फ़िदाइन हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड भी फोर्स है। और तीसरी बात ये है कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। अकेला जो है वो देश है, आर्यन देश है, और वो बड़ा प्राउड अपने को आर्यन समझते हैं। और वो ये समझते हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं वहाँ पे, ये रिजीम में भरे पड़े हैं। रूहानी जो थे, जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, वो MIT के पढ़े थे, तो कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है मौलवी, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, इस तरह के पढ़े हुए लोग हैं वो लोग, और बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत बड़ी गलती मैं समझता हूँ अमेरिका ने। और ये ऑल आउट वार इसलिए भी हो गई है कि एक सवाल आपसे ईरान की पूछना अस्तित्व चाहता का सवाल है। कमर आगा साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके का खामिनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था इस हमले के बाद, ऐसा लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन में कुछ ईरान के लोग जो हैं वो साथ में हैं। लेकिन अब अमेरिका के हमले के बाद, इजराइल के हमले के बाद, वो जो विरोध प्रदर्शन वाले लोग थे वो क्या अब इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ रहेंगे? क्या अमेरिका हमले के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे विरोध करने वाले लोग भी, अखमई के समर्थन वाले लोग, और सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा, ये कहना सही है? सत्ता परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। लाखों लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, इस वक्त रो रहे हैं खमेनी के लिए, हर शहर में। वहाँ पे मिलियंस
इतना पॉपुलर लीडर था, वो लीडर ऐसा था, बन गया था ख़ुमैनी कि उसको अरब वर्ल्ड में इतनी सपोर्ट है जिसकी कोई नहीं। इज़राइल और की एक बड़ी चिंता ये थी कि ये तो अब पूरे इस्लामिक देश का लीडर बनता चला जा रहा है। वो शुरू से कह रहे थे कि इसको टारगेट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस रिजीम के ख़िलाफ़, उनके नंबर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो जो दिखाए जा रहे थे नंबर, वो गलत थे, फिगर्स गलत थे। कहीं भी 4000 5000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। वो आज भी मौजूद हैं। उसमें से दो किस्म के हैं। एक तो वो हैं जो ट्रेंड होके आए हैं बाहर से, और वो अधिकतर कुर्दिश मूल के लोग हैं। ईरानी भी होंगे उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सब लोग गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करते किसी भी देश के अंदर। ईरान के अंदर भी अपोजिशन है, मगर जो इस समय अटैक हुआ है उसने यूनाइट कर रखा है काफ़ी हद तक। और वो सब बिल्कुल, ये पहले भी काफी हमने इम्पोर्टेंट देखा था। पॉइंट है, जो सद्दाम अटैक हुसैन हुआ ने है एक उसने काफी सेकेंड ज्यादा यूनाइट एक कर रखा है। एम्बेसडर श्रीवास्तव, हाँ हाँ प्लीज, यूनाइट कर दिए। प्लीज अपनी बात पूरी एक सेकेंड में, 1 मिनट, आधा से 15 सेकेंड मुझे दे दीजिए। सद्दाम हुसैन ने जिस वक्त ईरान पे अटैक किया था उस समय सेना भी नहीं थी, क्योंकि इमाम खुमैनी ने आते ही ईरानी की जो सेना थी शाह ईरान की, उसको डिज़ोल्व कर दिया था। उनको ये लग रहा था कि अगर ये सेना रहेगी कि दोबारा से शाह को ये कू कर देंगे और शाह को वापस ले आएंगे। 8 साल तक ये लोग लड़े थे। वहीं पे सेना बनती थी, रेड टैग आर्मी थी जिसे कहना चाहिए। 8 साल लड़ने के बाद सद्दाम हुसैन को वापस भेज दिया। काफ़ी अंदर आ चुके थे, विड्रा किया। 1 मिलियन लोग मरे। मरने वालों में अधिकतर ईरानी थे। ये देखिए, इनके पास इनका एस्टिमेट गलत है। मैं नहीं चाहता कि युद्ध चले, मैं बिल्कुल युद्ध के फेवर में नहीं हूँ। भारत का बहुत नुकसान हो जाएगा। 1 करोड़ लोग वहाँ पे हैं। बिल्कुल यही हमारा 150 से और यही सवाल मैं, यही 200 सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। कोई नहीं चाहता कि युद्ध चले। एम्बेसडर श्रीवास्तव अगर जुड़े हुए हो, एम्बेसडर श्रीवास्तव, सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा जैसा कि कमल आगा साहब कह भी रहे थे। तो कौन से हालात होंगे जब युद्ध बंद हो जाएगा, या फिर इजरायल और यूएस हमला करना बंद कर देंगे? वो स्टेज क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, सत्ता परिवर्तन बमबारी से नहीं होता है, और अमेरिका के पास बूट्स ऑन द ग्राउंड रखने की कोई हुआ, अगर मान लें एक हाइपोथेटिकल, तो उसमें हार्डलाइनर्स और आ जाएंगे। और ये बात समझने की है। जहां तक आगे क्या होगा, अगर आप देखें आज सुबह का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान था, वो कह रहे हैं लड़ाई शायद 4 हफ्ते चले। उन्होंने कहा है आईआरजीसी को हथियार डाल देने चाहिए। अगर ऐसी शर्तें हैं तो ये बातचीत की बात नहीं है, तो आत्मसमर्पण की बात वो कर रहे हैं। वो उसके लिए तो ईरान तैयार ही नहीं है। और अगर पहले कुछ नेटवर्क में, अमिता श्रीवास्तव, कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है आपके साथ। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ऐसे में आपको क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन आसान नहीं होगा? अमेरिका चाहता है कि आप सरेंडर कर दीजिए, हथियार डाल दीजिए। अब जो हथियार डालने की नौबत आएगी, जैसा कि तनेजा साहब कह भी रहे थे पहले, कि लंबे समय तक युद्ध चले, ईरान के पास उतनी क्षमता है नहीं। जब वो अपने आप को बिल्कुल समझा कोई क्षमता है ही नहीं, तब तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमले करेगा। खाड़ी के देशों पर जैसे हमने देखा, बुर्ज खलीफा के आसपास हमले होने लगे, रिफाइनरी पर हमले होने लगे, तो ये तो बड़ा ही विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाएगी तब तो। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब। बिल्कुल लक्ष्मण जी, युद्ध अक्सर जब देरी तक चलता है तो अक्सर ऐसे देखा जाता है कि दोनों तरफ से जो है वो एक तरह से फटीक की हालत हो जाती है। चाहे वो असला कम हो जाए या मनोबल कम हो जाए, तो उसमें फिर आपने जैसे खुद कहा कि दूसरी तरह से एसिमेट्रिक तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात होती है। और यदि धीरे धीरे युद्ध उस तरफ फिसलता है, तो जो अभी ब्रिगेडियर जो बने हैं आईआरजीसी के नए कमांडर अहमद वाहिदी, वो पहले कुद्स जो एलिट फोर्स है उसके वेटरन हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रॉक्सी वॉर में काफी उनका हमेशा फोकस रहा है। तो वो क्या फिर से हौदीस को, हिजबुल्लाह को, हमस को कुछ ना कुछ इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या क्या करेंगे, वो बात की बात है।
पर रिजीम चेंज की अपनी ही आप देखें हर बार एक नई उदाहरण सामने आती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि अफगानिस्तान की उदाहरण जो है वो रिजीम चेंज इन रिवर्स है। तालिबान ने अमेरिकी रजीम को हटा दिया काबुल से और उसके बाद गए वेनेजुएला, तो मदुरो को निकाल कर ले आए, पर बाकी सरकार वैसी की वैसी बनी हुई है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए हैं। हम्म। तो क्या कुछ ऐसा इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तेहरान में या नहीं हुआ है? रिजीम चेंज के क्या मायने हैं? यदि वो नए नेता जो अब नए सुप्रीम लीडर बनते हैं, यदि वहां से कुछ संकेत आ जाता है कि हाँ वो बात करने को तैयार है, तो कभी भी राष्ट्रपति ट्रंप एक सुबह सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं कि हाँ उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया, जीत हुई अमेरिका की और ये युद्ध हम अब देखिए बंद कर सबसे रहे हैं। बड़ा तो ये सबसे बड़ा अब सवाल ये है, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है कि वेनेजुएला और ईरान में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो कमर आगा साहब कह रहे थे कि यहाँ पे नेशनलिज्म इतने रगों में भरा हुआ है कि मतलब आसानी से हम सरेंडर कर देंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम रहती है जब बिल्कुल कोई उपाय ना लगे। तो नरेंद्र तनेजा साहब, मेरा सवाल एक आपसे, आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया था पिछले सवाल में कि कैसे उसने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करने का फैसला ईरान की तरफ से और औपचारिक तरफ से ये बयान दिया जाना, आपको लगता है दरअसल उस क्षेत्र के बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो देश हैं, तेल उत्पादक देश है, उनको अपने खिलाफ ना भड़काए, इसकी एक रणनीति है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से बाकी के जो देश है वहां से तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, वो लोग नाराज हो जाएंगे, वो लोग हमला करना शुरू न कर दें, तो वो हम हमारे समर्थन में रहें, कम से कम हमारे खिलाफ न जाए, ये सुनिश्चित किया ईरान ने। नहीं, कुछ हद तक ये है, लेकिन कुछ हद तक चाइना जो उनका सबसे बड़ा खरीदार है, सबसे बड़ा निवेशक है, आज अगर जरूरत पड़ेगी तो सबसे ज्यादा मददगार वही साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं उसको ये मैसेज देने की कोशिश थी और बाजार को भी ये देने की मैसेज कोशिश थी कि भाई ठीक है, हम समझते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है उसमें बहुत बड़ा भूचाल आ जाए, हमारी कोशिश है ऐसा ना हो। लेकिन जो सबसे मेरे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ी गलती ईरान ने करी है कि जो आसपास के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, बहरीन है, वो सारे कंट्रीज में उन ठिकानों पे हमले करे जा रहे हैं जहां आम सिविलियंस रहते हैं। जैसे दुबई में 5 स्टार होटल पे हमला कर देना, जहां पे सिविलियंस रहते हैं और मुस्लिम कंट्री है वो, और जहां से उनको सिंपैथी मिलती है, आम आदमी से सिंपैथी मिलती, अगर वो इन जो अपने मुस्लिम देशों पे हमला ना करते। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई और ये ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल करी है। दूसरी तरफ जो है, देखिए एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल, पहली बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है, अमेरिका का इतिहास रहा है। उसने लीबिया में क्या किया, कहा कि सत्ता परिवर्तन करेंगे, हुआ क्या वहां पे? परिवर्तन तो हुआ लेकिन केओस हो गया। हमने देखा सीरिया में भी आज की हालत क्या बनी हुई है, या सद्दाम हुसैन को हटा के वहां क्या हालत हुई है, या अफगानिस्तान की बात हर एक कोई कर रहा है। ईरान बहुत बड़ा देश है, लगभग 10 करोड़ की आबादी है। तो वहां पे अगर इतिहास उठा करके देखते हैं कि, तो वो बड़ी बात ये कहना कि वहां के लोग बहुत राष्ट्रीय होते हैं, वो पूरी दुनिया की सभी जगह होते हैं। ये कहना कि वेनेजुएला के लोग कम नेशनलिस्ट है, ये ठीक नहीं होगा। हर देश के अंदर लोग होते हैं। प्रश्न इस बात का होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और जनता जो है, इनका कैलकुलेशन जो है, गुणा भाग जियोपॉलिटिकल मैथ ये है कि ईरान में जमीन पे चूंकि काफी वहां गुर्बत बहुत ज्यादा है, आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो धनाढ्य हैं वो ठीक है, लेकिन जो आम आदमी है बहुत परेशान है। ये सच्चाई है, ये वहां की जमीनी हकीकत है। अब इसको ये सोचना है कि उसके बाद हम हमले इस तरीके से करें कि पूरा ईरान में उथल पुथल हो जाए, वहां का जो जो बुनियादी थोड़ा बहुत ढांचा है उसको भी खत्म कर दें, पानी की जो जगह है उसको अटैक कर दें, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म कर दें, तो लोग परेशान होकर के आएंगे सड़क पे और सत्ता परिवर्तन होगा। मुझे ऐसा लगता है ये उनका ये है कि इतना घायल कर दो ईरान को, इतना घायल कर दो कि लंबे समय तक लोग उससे परेशान हो, ये कहें भाई हमको सत्ता परिवर्तन चाहिए। ये और वरना अमेरिका अमेरिका जाके सीधी ईरान से लड़ाई लड़ेगा, सवाल ही ये नहीं। रणनीति चलेगी या क्या? इजराइल जाके करेगा, सवाल ही नहीं उठता। ये रणनीति चलेगी क्या कि हम इतने ये रणनीति चलेगी क्या अमेरिका की कि आप इतने देखिए घायल कर दो, इतने ज्यादा परेशान कर दो कि बोले कि हम सत्ता परिवर्तन कर लें? देखिए जो आपने देखिए क्या है कि रणनीति तो यही है कि बॉम्ब का प्रयोग कर करके इतना घायल कर दो कि वहां के लोग परेशान हो जाएं, अर्थव्यवस्था और खराब हो जाए, जो सोशल ऑर्डर है वो खत्म हो जाए, और अंदर जिसको बोलते हैं कि अंदर से जिसको इम्प्लोजन बोलते हैं, वहां पे पॉलिटिकल इम्प्लोजन, इकोनॉमिक इम्प्लोजन हो जाए। ये उनकी स्ट्रेटजी है कि, और इसीलिए मेरे मुझे लगता है आने वाले 7 8 9 दिन जो है ये लगातार हमले और बढ़ेंगे और स्थिति खराब होगी। लेकिन अगर ईरान वास्तव में उसको लगता है कि ईरान रिटेलिएट करना चाहता है और कहीं वो कुवैत में अपने सैनिक भेज देता है, पूरा गेम चेंज हो जाएगा और पूरा इलाका जो है बहुत ही गंभीर तरीके से
युद्ध के गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल, दो सवाल। शांति वार्ता की बातचीत शुरू करेंगे। दो सवाल। बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने उठाया। कुवैत में अगर सैनिक भेज देता है तो पूरा अचानक से सारे युद्ध एक नए मोड़ पे आ जाएगा। दूसरा सवाल आपने कहा कि लोग वहां पे इतना परेशान कर दो कि लोग खुद सत्ता परिवर्तन के पक्ष में चले जाएं। ये दूसरे सवाल का छोटा जवाब लेता हूं कमर आगा साहब से, फिर हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। कमर आगा साहब, इतना परेशान कर दो कि हम सत्ता परिवर्तन के खिलाफ, सत्ता परिवर्तन के समर्थन में उतर जाएं और मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाए, संभव है? दिख रहा आपको ईरान को, चूंकि ईरान को काफी करीब से आप समझते हैं। कमर आगा साहब, देखिए, सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन यूज़ किए थे, मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था, लाखों लोग मर गए थे, लेकिन इन्हीं ने सरेंडर नहीं किया था। क्या होगा फ्यूचर में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि वो लड़ेंगे बहुत आखिर तक। बड़ा प्राउड देश है। अकेला मैंने बताया कि ये पर्शियन देश है और इनको अपनी सभ्यता पे बहुत नाज है। इन्हीं ने हमेशा जब भी हुआ, ये दूसरे पे अटैक नहीं करते, ये जाएंगे नहीं कुवैत के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इनकी फोर्सेस जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कुछ कमांडोज जाके इंटरनल अमेरिकन बेस के ऊपर वहाँ पे अटैक करें, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज़ इनके सोल्जर्स कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर देंगे। ये गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं बंद करेंगे, लेकिन जहाँ से तेल के स्रोत रहे हैं, जहाँ से तेल निकल रहा है, वहाँ के पर आज कोई, मैंने अभी एक न्यूज़ देख रहा था, अरामको के ऊपर एक अटैक हुआ है। इन्हीं ने किया है कि हूती ने किया है, ये पता नहीं है। दूसरी बात यह कि ये सभी देश में अमेरिकन बेसेस हैं और यहाँ से अमेरिकन इन बेसों का इस्तेमाल कर रहा है, इनके वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ईरान का कहना ये कि हमारा ये लेजिटिमेट टारगेट है और हम उस पर करेंगे, और वो सिविलियन टारगेट है पे नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल एक चीज आपने कहा कि कुवैत नहीं जाएंगे, कुवैत नहीं जाएंगे अपना। मेरा ख्याल है ये नहीं, किसी भी मुल्क, ये किसी भी, दोबारा से आता हूँ कमर आगा सर, हाँ, किसी मुल्क में नहीं जाएंगे। एम्बेसडर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं दोबारा से। एम्बेसडर श्रीवास्तव, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तनेजा साहब ने सवाल उठाया था कि अगर कुवैत में इनकी आर्मी पहुंच जाती ईरान की, तो पूरा युद्ध एक नए मोड़ पे आ जाएगा। कमर आगा साहब कह रहे हैं कि ईरान कुवैत में अपने सैनिक नहीं उतारेगा, किसी भी देश में अपनी सैनिक नहीं उतारेगा। आपका व्यू क्या है इसमें? मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूं कि ईरान इस तरह की गलती कभी नहीं करेगा। ईरान की कूटनीति का एक बड़ी उपलब्धि पिछले 5 वर्षों में रही है कि उन्होंने अरब देशों से अपने संबंध सुधार लिए, और यही वजह है कि इस लड़ाई छिड़ने के पहले 9 अरब मुल्कों ने एक जॉइंटली लिखा था लेटर प्रेसिडेंट ट्रंप को, इस लड़ाई उनको आगाह करने के लिए कि ये लड़ाई ना शुरू करें। तो मैं ये गलती ईरान नहीं करेगा। मैं दूसरा एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। ईरान इन मुल्कों की इंस्टॉलेशंस पे नहीं अटैक कर रहा है, ईरान अटैक कर रहा है यूएस बेसिस पे। उसका कोलैटरल डैमेज हो सकता है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहेगा कि इन अपने पड़ोसी मुल्कों पे अटैक करके उनको दुश्मन के पक्ष में खड़ा कर दें। तीसरा पॉइंट जो मैं पहले कह रहा था कि अगर आप देखें जो 2.5 साल गाजा की लड़ाई चली है, गाजा एक छोटी सी पट्टी है, 30 किलोमीटर लंबी और करीब 15 किलोमीटर चौड़ी। उस पे ऑक्यूपेशन करने में तो इजराइल को 2 साल लग गए। ईरान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, हिंदुस्तान के आधी इलाके के बराबर। उस पे बूट्स ऑन द ग्राउंड या उसको ऑक्यूपाई करना संभव नहीं है, और ना ही उसका कोई एपेटाइट है। अगर इस बात को हम ध्यान रखें तो इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? ये अगर 4 हफ्ते ये युद्ध चला, अगर पहले दूसरे दिन अगर तेल के भाव में 8% बढ़ गया है, तो अगर ये 4 हफ्ते युद्ध चलेगा, इस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और इसका असर विश्व के इकोनॉमी पे पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि एक अर्जेंटली सीज फायर की ज़रूरत है, और इसके लिए हो सकता है, मगर इसके लिए ये चाहिए कि अमेरिका को अपने युद्ध के जो उनके लक्ष्य हैं उस पे दोबारा विचार करना पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन नहीं संभव है,
और अगर ये उनका लक्ष्य रहा तो आगे विनाश और होगा। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, आगे ईरान विनाश को और लड़ाई जीतने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। अगर वो ईरान खड़ा रहा, वही उसके लिए एक बड़ी विजय होगी। और अगर आप पिछले 2 दिन के बहुत ही अच्छा पॉइंट है श्रीवास्तव साहब ने उठाया है। हमें चूंकि ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक पे लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे कि ईरान खड़ा रहा वही अपने आप में उसकी सबसे बड़ी विजय है। अब अमेरिका को ढूंढना है बहाना कि हमें कैसे सीज फायर किया जाए, क्योंकि लंबा चला युद्ध तो काफी ज्यादा इसे गंभीर परिणाम सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। हम लोग चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर आई। हमारे सभी अतिथि हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले काफी चर्चा हुई जो पूरा युद्ध क्षेत्र है और उसमें जो अलग अलग रणनीतियां दोनों तरफ से अप्लाई की जा रही हैं और फिर पूरा मिडिल ईस्ट किस तरीके से उसकी आग में अब झुलस रहा है उसको हमने एनालाइज किया। अब इसके और भी निहितार्थ हैं जिसमें ब्रेक पे जाते जाते लक्ष्मण जी ने कहा कि पूरी दुनिया पर उसका जो कारोबारी असर है, जो पूरी इकोनॉमिक साइड है, वो क्या इम्पैक्ट आएगा इंक्लूडिंग इंडिया। तो लक्ष्मण, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है दुनिया का जहां पर ऑयल है और ऑयल अभी भी पूरी दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज को चलाने वाली वो ब्लड लाइन है, और साथ में फिर वो हॉर्मुज की खाड़ी, और फिर अगर हम देखें तो पूरा एयर ट्रैफिक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हिस्सा है जहां पर इस समय दुनिया में लड़ाई चल रही है। तो अगर ये लंबी खिंचती है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इंडियन पर्सपेक्टिव से भी और ओवरऑल भी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जिस पे हम लोग चर्चा थोड़ी सी किए भी थे कि एक तो क्रूड ऑयल की सप्लाई है, दूसरा एक्सपोर्ट है और तीसरा है शिपिंग सेक्टर। दरअसल इन तीनों की समीक्षा की जा रही है। एक्सपोर्टर्स के साथ उद्योग मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, उनसे सारा कुछ समझा कि कैसे क्या क्या रणनीति आपकी है, किन किन क्षेत्रों पे एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। तत्काल असर जो है एग्रो प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे पड़ने वाला है, चूंकि ईरान में उसका एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, उस पूरे क्षेत्र में हम लोग का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट ट्रम्प टैरिफ की वजह से पहले से काफी ज्यादा डवाडोल स्थिति में था। अब इस नए हालात में और ज्यादा स्थिति ना बिगड़े, ये सरकार सुनिश्चित करेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा क्रूड ऑयल को लेकर क्या है, तो हालांकि नरेंद्र तरिया साहब से अगला सवाल मैं लूंगा भी इस पे। ये दरअसल सरकार का मानना है कि अभी तक हमारे पास क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टोरेज है, सप्लाई में थोड़े बहुत डिसरप्शन होते हैं, बाधा पहुंचती है, तो हमें कोई घरेलू मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के आधार पर जो घरेलू मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतें तय की जाती हैं, उस कीमतें तय करने पर थोड़ा सा लगाम लगाना होगा कि अचानक से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें यहां पे ना बढ़ जाए। तीसरा है शिपिंग सेक्टर। शिपिंग सेक्टर को लेकर शिपिंग मिनिस्टर ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें शिपिंग सेक्टर को लेकर क्या होता है कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। शिप ज्यादा लंबे सफर करते हैं तो उनकी लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे काबू में रखा जाए, एक चुनौती होगी। तो तीन फ्रंट पे यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इजाजत दूं तो एक सवाल मैं तरेजा साहब से वही पूछना चाह रहा था। तरेजा साहब, आमतौर पे कितने क्रूड ऑयल का स्टोरेज भारत सरकार रखती है और कितने दिन तक डिसरप्शन रहता है तो भारत में क्रूड के कोई सप्लाई में क्राइसिस जैसे हालात पैदा नहीं होंगे? देखिए, अगर ये युद्ध 10 दिन के अंदर जो है खत्म नहीं होता या थमता नहीं है या स्लो नहीं होता या बातचीत शुरू नहीं होती है, तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए, मुख्यतः अमेरिका के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज अभी वहां को बंद नहीं किया गया, लेकिन आवागमन वहां नहीं हो रहा है, वहां से तेल का निर्यात फिलहाल ठप पड़ा हुआ है, प्राकृतिक गैस एलएनजी का ठप पड़ा हुआ है, जहाज वहां से अभी निकल नहीं रहे हैं। तो ऐसी हालात के अगर 10 दिन जो है 10 दिन से ज्यादा ये युद्ध चलता है, तो सबसे ज्यादा जो होगा कि जो तेल की कीमत है वो लगातार और ऊपर जाएगी, गैस की कीमत और ऊपर चली जाएगी, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो परेशान होगा भारत या चीन या जापान से पहले भी अमेरिकी उपभोक्ता होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही जो इसका पूरा जो गणित किया गया है सोच समझ के करा गया है। और जो मेरे को जो खबरें भी मिल रही हैं कि 10 दिन से ज्यादा चलाने की इनका इरादा नहीं है। अगर 10 दिन के अंदर जितना ज्यादा नुकसान ये ईरान का कर सकते हैं करेंगे। सत्ता परिवर्तन 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, या कभी होगा या नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा भविष्य के गर्भ में। लेकिन इससे आगे युद्ध को नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि जो ऑयल का मूवमेंट है वो जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को परेशान करेगा। और जो ट्रम्प साहब है
उनको सस्ता तेल चाहिए, अमेरिकी उपभोक्ता को सस्ता तेल चाहिए। ट्रंप साहब की पार्टी को चुनाव लड़ना है, चुनाव बहुत सिर पे आया बैठा है, वो चुनाव हार जाए वो पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये पूरा इलाका इस तरीके का है जिसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसका वो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो ईरान के विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरे वर्ल्ड को एड्रेस किया है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, मुझे लगता है ईरान अपनी तरफ से पूरा जवाब देगा, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ये अपना जो इनका मिशन है 8-10 दिन में भयंकर बमबारी वहां होने वाली है, और जितना हो सकेगा वो उसको घायल करेंगे ईरान को, और उसके बाद वो छोड़ देंगे। कल खबरें थी अटलांटिक के हवाले से, जो बाकी बड़ी मैगजीन है, लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि इससे अमेरिका को हासिल क्या होगा। ये एम्बेसडर श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा सर, लेकिन नरेश कौशिक साहब को कहीं निकलना, तो एक छोटा सवाल उनसे ले लेता हूं मैं। नरेश कौशिक साहब, यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स, जो ट्रंप की स्थिति वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है, टैरिफ की वजह से महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, क्रूड की प्राइसेस काफ़ी बढ़ती हैं, महंगाई में और आग लगेगी। तो इस ईरान वॉर से ट्रंप की स्थिति घरेलू मोर्चे पर मजबूत होगी कि कमज़ोर होगी? ये भी ध्यान रखना है कि मागा मूवमेंट के जो समर्थक थे वो ऐसे किसी युद्ध के खिलाफ रहा करते हैं। इस समय अमेरिका में सिर्फ एक चौथाई लोग हैं, 1/4, जो कि ईरान पर अमेरिका के हमले के पक्ष में है। और उनका मागा मूवमेंट तो हमेशा से युद्धों के खिलाफ रहा है। और आपको याद होगा कि ट्रंप ने तो अपना चुनाव ही इस बेसिस पे लड़ा था कि वो लड़ाइयों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाइयां इस साल भर के अंदर किसी और राष्ट्रपति ने इतने इंटरवेंशन नहीं किए जो इन्होंने किए हैं। और ये जो इन्होंने इंटरवेंशन किया है, ये मुझे लगता है कि वो अपने गिरेबान से भी आगे बढ़ गए। उनको लगा कि अब तक जो उन्होंने सफलताएं हासिल की थी, इस तरह से यहां भी कर लेंगे। यही उनकी मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अब स्थिति ये बनने वाली है कि अमेरिका युद्ध रोकना चाहेगा, इजराइल युद्ध रोकना चाहेगा, लेकिन ईरान इस युद्ध को और आगे बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि ईरान में जो सस्टेन करने की जो क्षमता है, और उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान में सिर्फ ये जो उनकी जो रेगुलर सेना है वही नहीं है, उनकी जो एक पैरेलल सेना है रिपब्लिकन गार्ड्स की, उसकी बहुत बड़ी तादाद है। वो 2 लाख से ज्यादा उन लोगों की तादाद है, और वो बिल्कुल मोटिवेटेड है। उनके लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन को बचाना अपने अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए वो लड़ाई को आगे खींचना चाहेंगे। और जो इस समय जो ईरान जो दूसरे पड़ोसी देशों पर जो हमले कर रहा है, वो दरअसल अपनी तरफ से वो सिविलियंस पर, मैं इस बारे में जो है श्रीवास्तव जी से सहमत हूं कि वो अपने दम पर नहीं कर रहा। वो हमले तो वो कर रहा है, कोलेक्ट्रल डैमेज होता है, लेकिन एक आध जगह उन्होंने ये भड़काने के लिए हो सकता है कर दिया हो, लेकिन उसके पीछे सिर्फ यही है कि अमेरिका पर और इजराइल पर दबाव बनाया जाए, ताकि ये देशों की जनता जो है वो ईरान को नहीं दोष देगी, वो दोष देगी इजराइल को और ट्रंप को। तो ये दरअसल उनके अपने जो शेख हैं, उनके जो राजा हैं, उन पर दबाव पड़ेगा, और उसका जो असर है वो अमेरिका पर और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जो स्थिति है इस क्षेत्र में और ज्यादा कमजोर होगी। और अभी आप देखिए, ईरान ने हमले जो है जिस तरह से अमेरिका के अड्डों पर नुकसान पहुंचा रहा है, जिस तरह से अब भी वो इजराइल पर हमले कर रहा है, इससे ये लगता है कि उसका मनोबल कहीं टूटा नहीं है। और ईरान को तो बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़ने का अनुभव है। तो इसलिए ये जो है मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए सच में ये मुश्किल की घड़ी होने वाली है, और उनका जो अपना बेस है वही उनके खिलाफ इसमें अब आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी, जी। डीपी श्रीवास्तव जी, एक सवाल है, थोड़ा थोड़ा अलग सवाल है, और ये लंबी राजनीति का सवाल है कि बीच में ये भी देखा गया कि बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदी और अन्य, उनका झुकाव धीरे-धीरे चीन की तरफ भी बढ़ा है। अब ये जो पूरी स्थिति बन गई, उन सब के अंदर एक ये भाव तो है कि हम ठीक है, यूएस बेस हैं, लंबे समय से वो चीज़ एक थी, और लेकिन ये बात हम तक आ जाएगी, हमारी रिफाइनरी या हमारे आइकॉनिक चीज़ों पे हमला होगा। तो क्या ये पूरा का पूरा जो समीकरण है खाड़ी देशों का, उनकी अमेरिका से नज़दीकी और उनसे चीन से बढ़ती हुई नज़दीकी, और अब ये पूरा मसला, ये पूरे इस ऑर्डर को जब ये लड़ाई खत्म होगी चेंज करता हुआ दिखाई देगा? साहब, मैं इससे सहमत नहीं हूं। समस्या इससे ज्यादा गंभीर है। ये सिर्फ नहीं है
कि मध्य पूर्व में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। इससे ज़्यादा गंभीर समस्या है कि अगर ये लड़ाई इसका इसका इसके जो इसका जो परिणाम अमेरिका के लिए होगा, अमेरिका की कमजोरी की वजह से ताइवान स्ट्रेट में भी समस्या खड़ी हो सकती है और दुनिया के और हिस्सों में भी चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ ईरान के दृष्टिकोण से बल्कि अमेरिका के दृष्टिकोण से, कि इस लड़ाई को आगे ना ज़्यादा ले जाया जाए। मगर ये तो मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। वहाँ का इंटरनल डायनेमिक्स जो है, उसमें अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने अपनी प्रेस्टीज स्टेक कर दी है कि 4 हफ्ते तक लड़ाई चल सकती है, हो सकता है और कैजुअलिटीज हों। उन्होंने डिमांड की है कि आईजीसी सरेंडर कर दे। तो ये पब्लिक पोजीशन लेने के बाद पीछे हटना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो अगले 2-3 दिन में ये बहुत ज़रूरी है कि इस युद्ध को रोका जाए। अगर नहीं रुका तो इस पूरे क्षेत्र में नुकसान होगा और अमेरिका के प्रभाव पे गंभीर क्षति पहुंचेगी, क्योंकि अरब कंट्रीज, ये चीन और अमेरिका के बीच की चॉइस की बात नहीं है। चीन जो है, उन्होंने कभी भी अपना अरब देशों के लिए उन्होंने कभी भी किसी से लड़ाई नहीं मोल ली है। अरब कंट्रीज जानते हैं, अरब कंट्रीज को चिंता है कि जो उनका प्रोटेक्टर था, रक्षक था अमेरिका, वो सिर्फ अपनी रक्षा और इजराइल की रक्षा में लगा हुआ है। अगर जो आप देखिए पिछले हफ्ते भर से क्या हो रहा है, अमेरिका इस क्षेत्र में उनकी करीब 19 बेसेस हैं। उन बेसेस से वो अपने सैनिकों को हटा रहा है। तो इससे क्या सिग्नल पहुंचेगा कि अगर समस्या खड़ी हुई तो हमारा रक्षक बजाय हमारे रक्षा करने के लिए अपनी रक्षा में लग जाएगा। तो अगर ये लड़ाई चली तो अमेरिका के प्रभाव में काफी प्रभाव में बड़ा सा जी क्योंकि क्विकली एक सवाल कबर आगा साहब आपसे कि अब जबकि लड़ाई शायद एक निर्णायक दौर में जाएगी, आज ईरान ने अपने वो जो अंडरग्राउंड डिप्लॉयमेंट्स हैं और वो उनका जो स्टोरेज है उनके ड्रोन्स का या उनकी फायर पावर का, वो भी दिखाया है। पहले भी कह चुके हैं कि हम कुछ ऐसे हथियार यूज कर सकते हैं जो दुनिया ने देखे नहीं होंगे। क्या आपको लगता है 1-2 दिन में कुछ बहुत बड़ा या इंटेंस होगा, या ये सिर्फ अब एक थिएट्रिक्स है? नहीं, बहुत बड़ा होगा। ईरान का प्लान है लंबी लड़ाई लड़ने का। अम्बासडर साहब ने बहुत सही बात कही और उनको तजुर्बा भी है। वो जानते हैं कि लंबी लड़ाई में ही उनकी जीत हो सकती है और वो तैयार हैं कि उनका काफ़ी नुकसान भी होगा, उसमें बहुत लोग भी मरेंगे, इसके लिए भी वहाँ पे तैयारी है। और दूसरी बात ये कि वो जो है तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब होगी, मुझे नहीं लगता आएगा। और दूसरी बात ये कि गल्फ़ में ये वॉर चलती रहेगी, पूरे क्षेत्र में चलती रहेगी और वहाँ के ऊपर अरब देश जितने भी हैं, मुश्किल तो ये है कि ये सारे अरब देश आज से नहीं हमेशा से ईरान के ख़िलाफ़ रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी स्टेटमेंट वॉशिंगटन पोस्ट में आया है कि वो बार बार फ़ोन करके ट्रम्प से कह रहे थे कि आप युद्ध छेड़ने की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद कुवैत, सऊदी अरबिया, इन लोगों ने फंडिंग तक दी है अमेरिकन को युद्ध लड़ने के लिए। बहुत ये अरब पर्शियन राइवलरी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, सैकड़ों साल की है। और ये जो है, ये ईरान का राइज़, ईरान का इमरजेंस, इनको कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। ईरान भी इस बात को जानता है और अरब भी इस बात को समझते हैं। रूलर्स, जनता के बीच में ऐसी बात नहीं रह गई है, ना है ऐसी सोच। और जनता भी चाहती है कि अगर ज़्यादा दिन ये लड़ाई चली तो इन रिजीम्स के लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, अगर इकोनॉमिक वहाँ पे तेल का जी। इसीलिए क्योंकि कमर आगा साहब समय समाप्त हो रहा है। जी, रिजर्व नहीं रहा है। जी, समय क्योंकि लगभग समाप्त, रिजर्व नहीं रहा है, सारा पैसा तो। जी, गॉट योर पॉइंट सर।
कि यहाँ से चीज़ें इंटेंसिफाई हो सकती है। आपने वो पूरा अरब और पर्शियन राइवलरी की भी बात की, तो वो सब भी होगा, यानी कुछ ना कुछ तो किसी निराकरण पे ये पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो अपने पीक यानी इंटेंसिफिकेशन की तरफ ये जाएगा ही जाएगा। तो आने वाले 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे लड़ाई पीक होती हुई दिखाई दे। लेट्स सी, सबकी नज़र, पूरी दुनिया की नज़र इस पर बनी हुई है, और हम भी आपको इसको चर्चा के माध्यम से और समाचार के माध्यम से लगातार अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।